हेलो एवरीवन, मैं चेतन मिश्रा। ये जेईई एडवांस 2021 का पेपर 2 का सोल्यूशन है और मैंने पेपर 1 को दो पार्ट्स में सॉल्व किया हुआ है। उसकी जो वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप जाकर उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। और पार्ट 2 की अगर मैं एनालिसिस दूं तो मुझे ये लग रहा है कि पार्ट 2 पार्ट 1 से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था। तो कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े लेंदी थे, लेकिन फिर भी देयर वर इनफ क्वेश्चंस जिनको हम आराम से कर सकते थे और जो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्क्स चाहिए होता है फिजिक्स से, वो हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। लेकिन हाँ, पेपर वॉज अ बिट लेंदी, तो अगर हमने क्वेश्चंस का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया तो यहां पर हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती थी। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उन्होंने क्वेश्चंस को सही से चुना होगा, लेंदी क्वेश्चंस में नहीं फंसे होंगे और जो आपको आंसर्स हैं वो इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने बहुत जगह अपने कुछ तरीके बताए हैं जहां से हम लेंदी क्वेश्चंस को मेथड को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। तो स्पेशली जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जो अभी भी 12th में गए हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग पहले पेपर क्वेश्चंस को खुद से एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस को देखना, तो आपको ज्यादा बेनिफिट वहां पर फील होगा। ऑलराइट, तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम आते हैं पेपर 2 के पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक रॉड को हमने यहां पे हैंग किया जिसमें एक वेट अल्फा डब्ल्यू हैंग किया हुआ है और हम मानते हैं कि इस वाले में टेंशन हो गई टी। ठीक है, इसका खुद का वेट भी डब्ल्यू यहां से एक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क को जीरो करूंगा, क्योंकि सिस्टम को रहना है इक्विलिब्रियम में। डब्ल्यू और अल्फा डब्ल्यू दोनों के टॉर्क एक ही सेंस में आएंगे, तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू प्लस अल्फा डब्ल्यू इंटू एल, और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा टी बाय रूट टू इंटू एल। ठीक है, तो यहां से टी बाय रूट टू की वैल्यू कितनी आ रही है? टी बाय रूट टू की वैल्यू आ रही है डब्ल्यू इंटू वन बाई टू प्लस अल्फा। तो टेंशन का ये रह गया वर्टिकल कंपोनेंट, और इतना ही टेंशन का या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होना चाहिए। और यहां हिंज रिएक्शन जो होगा इसका ये कंपोनेंट मैं कहता हूं आर एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट में कहता हूं आर वाई। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली फोर्सेस को बैलेंस करूं तो यहां पर आर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर एक्स की वैल्यू टी बाई रूट टू को कैंसिल करनी चाहिए, तो आर एक्स की वैल्यू टी बाई रूट टू है, जो डब्ल्यू इंटू हाफ प्लस अल्फा हो रहा है। आर वाई के लिए वर्टिकल फोर्सेस को जीरो करो, तो डाउनवर्ड फोर्सेस जो होंगी वो होंगी डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, और अपवर्ड फोर्सेस होंगी आर वाई प्लस टी बाय रूट टू। तो टी बाय रूट टू को तो मैं ये लिख दूं ना, डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू अल्फा, इसको एक्सपैंड करके। तो यहां से मुझे डब्ल्यू अल्फा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मुझे आर वाई की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है विच इज डब्ल्यू बाय टू। राइट, तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड अपॉन अल्फा। ये तो स्टेटमेंट मुझे सही दिख रहा है। उसके बाद है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ इज इक्वल टू अल्फा इक्वल, मतलब इज डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स मतलब ये इसकी बात हो रही है। यहां पे मैं अल्फा को अगर हाफ पुट कर दूं तो देखो ना, ये आर एक्स की वैल्यू डब्ल्यू नहीं हो जाएगी, आर एक्स की वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी, तो ये ऑप्शन बी रहेगा। सी की बात करें, टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है? टेंशन चेक करो, टेंशन आ रही है √2W इंटू हाफ प्लस अल्फा। ठीक है, सो अल्फा को अगर मैं 0.5 पुट कर दूं तो टेंशन की वैल्यू तो मुझे लग रहा है √2W आ रही है। जो स्टेटमेंट कह रहा है ये सही नहीं है। रॉड ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। अल्फा अगर 1.5 से ज्यादा हो गया तो टेंशन की वैल्यू चेक करो ना, टेंशन की वैल्यू 2√2W से ज्यादा हो जाएगी, विच मींस काम खत्म। ऑप्शन डी यहां पर हमें सही दिख रहा है। ठीक है, सो रोप यहां पे टूट जाएगा अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शंस जो हमें मिल रहे हैं वो है आंसर ए, सॉरी ऑप्शंस ए, बी एंड डी। सी इन दिस केस इज नॉट करेक्ट।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है अ सोर्स इज अप्रोचिंग विद अ स्पीड u टुवर्ड्स एन ओपन एंड ऑफ अ स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ l। तो एक स्टेशनरी पाइप बना देते हैं यहां पे, ठीक है, लेंथ चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर। यहां पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है विच इज अप्रोचिंग इन दिस डायरेक्शन। कितनी स्पीड से? u स्पीड से, और इसकी फ्रीक्वेंसी है fs, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है f0। जैसा हमें याद होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ऑड मल्टीपल यहां पर हार्मोनिक्स होता है, क्योंकि एक एंड पे क्लोज है ना, नहीं तो सारे होते। तो यहां पर जो रेजोनेंस होगा वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए हो सकता है? f0 के लिए हो सकता है, 3f0 के लिए हो सकता है, 5f0 के लिए हो सकता है। मतलब अगर अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसीज इन सब के बराबर है तो यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, ऑड मल्टीपल ऑफ f0। ठीक है, हमें बस वही चेक करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि fs की वैल्यू ही इन सब के बराबर हो जाए? ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहां पर ये सोर्स इस सिस्टम के तरफ अप्रोच कर रहा है। तो डॉपलर्स इफेक्ट के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी इसे कुछ और अपीयर होगी। कितनी अपीयर होगी? u डिवाइडेड बाय u माइनस वी इंटू एफ एस। बस हमें ऑप्शन वाइज चेक कर लेना है कि ये वैल्यू मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट, मतलब लाइक 2m माइनस 1 एफ नॉट के बराबर हो रही है या नहीं। m शुड बी एन इंटीजर। तो फर्स्ट ऑप्शन डाल के चेक करें। तो u को अगर मैं सॉरी v होना चाहिए, साउंड की स्पीड v दे रखी है ना, साउंड की स्पीड v है और u यहां पर अलग अलग वैल्यूज दे रखी है। u तो 0.8 v अगर मैं रखूं, तो अगर u को 0.8 v रखते हैं तो v बाय v माइनस 0.8 v इंटू एफ एस। एफ एस यहां पे अलग अलग वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू तो चेक करो ना, ऑलरेडी ये वैल्यू यहां पर नीचे में 0.2 रहेगी, मतलब ये 5 एफ एस हो गई। एफ एस को मैं एफ नॉट पुट करूंगा तो ये ऑप्शन ए के हिसाब से 5 एफ नॉट हो जाएगा ना, एंड दिस कम्स आउट टू बी एन ऑड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट। तो ये एक करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू द सेकेंड ऑप्शन, एफ एस की वैल्यू है 2 एफ नॉट। एफ एस को अगर मैं 2 एफ नॉट डाल दूं तो 5 एफ नॉट में एफ एस को 5 एफ एस में एफ एस को मैं 2 एफ नॉट डाल दूं तो ये वैल्यू 10 एफ नॉट हो गई। ये ऑड मल्टीपल तो हुआ नहीं, सो दिस इज नॉट करेक्ट। थर्ड में एफ एस को 0.5 डाल दें तो 5 इंटू 0.5 एफ नॉट, तो ये 5/2 हो गया ना। 5/2 भी ऑड मल्टीपल तो नहीं है, तो ये भी गलत है। फोर्थ नंबर में हमें u की वैल्यू चेंज करनी होगी, सो v बाय v माइनस 0.5v, ठीक है, इतना हो गया इंटू एफ एस। एफ एस है 1.5 एफ नॉट, तो चेक कर लो, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 एफ नॉट। मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ 3 एफ नॉट, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट हो रहा है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इन दिस केस इज गोइंग टू बी करेक्ट। मतलब यहां पे फंडा क्या था, हमें पता होना चाहिए था कि एक एंड अगर पाइप का क्लोज है तो यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऑड मल्टीपल्स पर रेजोनेंस होता है, और दूसरा ये अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वैल्यू इनमें से किसी एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी फील होगी? v बाय v माइनस यू इंटू एफ एस। बस हमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना था कि ये वैल्यू हमें कितनी मिल रही है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये प्रिज्म सेटअप पे है, एंड प्रिज्म सेटअप मुझे जहां तक याद आ रहा है कई बार जेई ने पूछा है, राइट? तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रिज्म सेटअप को अच्छे से रिवाइज करते रहना। सो प्रिज्म में दिया गया है कि तो जो ऊपर वाली एंगल है ना वो 60 है थीटा की वैल्यू, तो ये आधी एंगल जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है, और यहां पर लाइट रे क्या हो रहा है? लाइट रे एंटर हो रहा है, और ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की। तो यहां पे देखोगे कि लाइट रे क्या होती है? बेस के पैरेलल, यहां से बेस के पैरेलल हो जाएगी और फिर यहां से इमर्ज कर जाएगी। और मिनिमम डेविएशन वाली कंडीशन में क्या होता है? ये होता है कि ये जो एंगल होता है ना, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों का सम 60 होना है। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाती है? 30, और ये वाली भी 30, राइट? और यहां पर इंसिडेंस अगर एंगल आई पे हुआ है तो ये बहुत इजी है। इफ दिस इज 1.5
तो मैं लिख सकता हूं साइन आई इज इक्वल टू 1.5 साइन आर, आर की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां पे साइन आई की जो वैल्यू है ना, ये आ रही है 3/4। मैं कॉस आई भी निकाल लेता हूं, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, तो ये आ रही है √7/4। ठीक है, तो मिनिमम डिविएशन वाली कंडीशन थी, सो दिस रे हैज टू बी पैरेलल टू द बेस, राइट। और सेकंड केस में क्या कहा गया कि राइट हाफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट हाफ से हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, इस हाफ का अभी 1.5 है, बट राइट हाफ का हमने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रे डायग्राम में क्या फर्क आएगा। मैं कह सकता हूं लेफ्ट हाफ पहले के जैसा ही है, तो जैसे रे लेफ्ट हाफ में पहले जा रही थी, ये रे अब भी यहां पर यहां तक तो सीधी रहेगी, इस पे कोई डाउट नहीं है। एंड सिंस ये रे यहां पर नॉर्मली एंटर कर रही है, तो इसमें कोई डिविएशन नहीं होगा इवन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। मतलब यहां पर अगर μ1 और μ2 हो जाए, रे अगर नॉर्मली एंटर कर रही है, तो इसमें कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी विल सी हियर, यहां पर कोई भी डिविएशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। और यहां पर हम देखेंगे कि एंगल ऑफ इमरजेंस जो है, ये वैल्यू हो जाती है आई प्लस डेल्टा ई। पहले तो ये वाली वैल्यू आई होगी, हमने बिकॉज यहाँ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.5 से थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये एंगल अब हमें थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी, 1.5 प्लस डेल्टा एन। कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल 30 हो गई, तो ज्यादा हमें कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं ना, तो ये काफी आसानी से आंसर हमें मिल जाएगा। देखो, ये हो गया 1.5 प्लस डेल्टा एन इंटू साइन 30, एन साइन थीटा को सेम कर देना है, और बाहर की तरफ क्या करेंगे 1 इंटू साइन आई प्लस डेल्टा ई। आरएचएस को कर दो एक्सपैंड साइन ए प्लस बी के फॉर्म में, तो साइन आई कॉस डेल्टा ई प्लस कॉस आई साइन डेल्टा ई। एंड सिंस डेल्टा ई इज स्मॉल, तो कॉस डेल्टा ई को लगभग लगभग 1 लिख देंगे, और साइन डेल्टा ई को लगभग लगभग डेल्टा ई लिख देंगे। तो साइन आई की वैल्यू हो गई 3/4 प्लस कॉस आई की वैल्यू हो गई √7/4, और साइन डेल्टा ई को लिख देंगे डेल्टा ई। और आरएचएस में वैल्यू कितनी है, दिस इज 1.5 प्लस डेल्टा एन इंटू साइन 30, ये 3/4 प्लस डेल्टा एन बाई 2 हो जाएगा। 3/4 और 3/4 कट गया, तो यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन, या डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है यहां पे 2/√7 डेल्टा एन हो जाएगा। डेल्टा ई की वैल्यू 2/√7 इंटू डेल्टा एन हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, ये स्टेटमेंट तो मुझे पूरी तरह से सही लग रहा है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन रेडियंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एन, तो यहां पे डेल्टा ई बाय डेल्टा एन करोगे, तो ये 2/√7 हो रहा है ना, तो ये वैल्यू तो मुझे लेस देन 1 दिख रही है। तो डेल्टा ई यहां पर अगर मैं रेडियंस में लूं, वो तो डेल्टा एन से छोटा होगा ना, तो ये ग्रेटर बोल रहा है, तो यहां पर ए तो सही नहीं है, राइट। और यहां पर डेल्टा ई की वैल्यू कौन से रेंज में रहेगी वो चेक कर लेते हैं। डेल्टा ई की वैल्यू है 2/√7 इंटू डेल्टा एन, डेल्टा एन है 2.8 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर √7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर में क्या नीचे 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.4 इंटू √7 इंटू 10⁻⁻3, ये हो जाएगी डेल्टा ई की वैल्यू। अब बोलोगे √7 को कैसे करें अप्रोक्सीमेट, तो ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है ना, अब ये किसके बीच में रहेगी वो हमें देखना है, हमें एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना, ये किसके बीच में रहेगा उतना पता चल जाए तो काम हो गया। √7 सोचो तो ये 4 से बड़ा है, मतलब 2 पॉइंट कुछ ये हो सकता है, √7 इज 2 पॉइंट समथिंग, दिस वी आर श्योर। आई थिंक 2.6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2.6 इंटू दैट इज 6.76, तो 2.6 2.7 मान लेते हैं। ठीक है, सो 2.7 इंटू 0.8 करोगे, वो किसके रेंज में रहेगा,
दैट विल बी बिटवीन 2 एंड 3। ये मिली रेडियन तो हो ही गया, राइट? तो ये 2 और 3 के बीच में मुझे लग रहा है, तो यहां पर ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ऑप्शन डी यहां पर मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हमें मिल रहे हैं वो है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। और राइट, सोल्यूशन को एक बार दोबारा देख सकते हो इन केस यू आर कंफ्यूज समवेयर। So question number 4 is a physical quantity S is defined as E vector cross B vector by mu naught। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर, पर ठीक है, मैं वो नहीं भी पता है, स्टिल वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान से देखो कैसे, डायमेंशन से देखें तो ये E इंटू बी बाय म्यू नॉट का डायमेंशन रहेगा, ठीक है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं ना, बी नॉट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा, मतलब सॉरी बी को, नॉट बी नॉट को, बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर और नीचे, तो यहां मुझे ई बाई बी दिखेगा और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट दिखेगा। तो याद करो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती थी बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट का भी डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी का ही होगा, और ई बाई बी होती है वेलोसिटी, तो ये हो गई वेलोसिटी इनटू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम को लिख रहा हूं एल क्यूब, वेलोसिटी को लिख रहा हूं एल बाई टी। तो यहां पे एनर्जी बाय टाइम क्या हो जाएगा, पावर, और एक एल नीचे एल क्यूब को काट देगा तो नीचे एल स्क्वायर बचेगा, तो पावर बाय एरिया, ऑप्शन डी मुझे यहां पे सही दिख रहा है। पावर बाय एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, पावर हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया लेंथ बाय टाइम, नहीं, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी एफ बाय एल टी। तो फोर्स बाय लेंथ इंटू टाइम भी सही है यहाँ पे। एनर्जी बाय चार्ज इंटू करंट चेक कर लेना, ये नहीं आएगा। एनर्जी बाय वॉल्यूम भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं लगभग लगभग, तो उस पे हम अच्छे से तैयार रहें तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे आने वाले सालों में जेई देंगे वो प्रिज्म वाले क्वेश्चन, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन, यूनिट्स डायमेंशंस, ये सारे चीजों को देख के ही जाना, क्योंकि वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवी न्यूक्लियस एन जो रेस्ट पे था वो दो पार्ट्स में टूट रहा है, पी और क्यू। तो हैवी न्यूक्लियस अगर दो पार्ट्स में टूटता है तो सबसे पहले जो हमें चीज देखनी चाहिए वो ये होगी कि इसका मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट, मतलब जीरो मोमेंटम। बाद में क्या होगा, इफ दिस इज एम पी और क्यू ना, इसको पी बोलते हैं, मान लो इसको क्यू बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी हो गई वीपी, इसकी वेलोसिटी हो गई वी क्यू। सो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू एम पी वीपी माइनस एम क्यू वी क्यू हो जाएगी। इनिशियली जीरो था, तो यहां से हमें रेशियो मिल जाएगा ना, यहां से चेक कर लो, वीपी बाय वी क्यू का रेशियो मिल जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम क्यू बाय एम पी। तो ये तो हमें ऑप्शन सी बोल रहा है ना, तो ऑप्शन सी हमें यहां से करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, मान लो फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी है ई पी, ई इज द काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वाले की काइनेटिक एनर्जी है ई क्यू। इसी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। क्यू वैल्यू इज इक्वल टू द मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। और मास डिफेक्ट को इस क्वेश्चन ने कितना कहा है, डेल्टा इज द मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट की वैल्यू डेल्टा है, तो ये डेल्टा इंटू सी स्क्वायर होनी चाहिए। तो यहां से ऑप्शन ए भी हमें सही दिख रहा है, राइट और यहां पर हम अगर इसी इक्वेशन को इलैबोरेट करके लिखें, सो पी का जो पी की वेलोसिटी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर दोनों का लीनियर मोमेंटम बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो मान लो मैं पी कहता हूं और इसे चलो ये वाला पी लिखते हैं, तो क्या मैं इसे पी स्क्वायर बाय 2m³ प्लस पी स्क्वायर बाय 2mp, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी,
और इसकी वैल्यू होनी चाहिए डेल्टा इंटू सी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से चेक कर लो, जो पी स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा सी स्क्वायर, राइट, 2 डेल्टा सी स्क्वायर, और इंटू हो जाएगा एम क्यू एम पी। अच्छा, ये तो रिड्यूस मास टाइप का आ रहा है कुछ, एम क्यू प्लस एम पी। और अगर मुझे पी चाहिए तो क्या मैं इसका रूट ले लूं? राइट, ठीक है। तो अगर मुझे एनर्जी ऑफ पी चाहिए ना, तो एनर्जी ऑफ पी की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर बाय 2 mp। और पी स्क्वायर बाय 2 mp करोगे ना, तो यहां पर जो वैल्यू बचती है ना, वो बचती है एम क्यू बाय एम पी प्लस एम क्यू, ठीक है, इनटू डेल्टा सी स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन में दिया है यहां पर एम पी लिखा हुआ है, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, राइट। ऑप्शन सी तो हम देख ही चुके हैं, ऑप्शन डी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना आ रहा है? ये आ रहा है अंडर रूट 2, ये टर्म क्या है? म्यू, राइट। सो इट इज अंडर रूट 2 म्यू, म्यू तो ये दे रखा है ना, और यहां पर डेल्टा, राइट, अंडर रूट 2 म्यू डेल्टा। लेकिन यहां पर एक सी स्क्वायर का टर्म भी होना चाहिए था, और ये सी स्क्वायर ये बाहर में आके सी बन जाएगा। तो चलो मैं इसको बाहर निकाल के यहां पर सी लिख देता हूं। तो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ये होनी चाहिए थी, राइट। तो मुझे ऑप्शन डी भी यहां पर सही दिख रहा है, मतलब आंसर्स आर ए सी एंड डी, ठीक है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था मास डिफेक्ट वाला, बाकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस को हमें यहां पर यूज करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो थोड़ा यहां पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर दो रिंग्स बना देता हूं, एक ये वाली रिंग हो गई अंदर वाली, और एक हो गई ये वाली रिंग। थोड़ी बुद्धि लगाओगे ये आंसर आ जाएगा। इसके भी मैंने कई अठरंगी टेढ़े मेढ़े सॉल्यूशंस देखे इंटरनेट पे, तो हम लोग वैसा कुछ नहीं करने वाले, वी आर गोइंग टू यूज आवर लॉजिक, ठीक है। तो पहला है भाई ऑप्शन ए, बी मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो लूप्स हैं कॉन्सेंट्रिक, और उनमें करंट घूम रहा है, I1 इज एंटी क्लॉकवाइज, I2 इज क्लॉकवाइज, I2 इज ग्रेटर देन 2I1, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड बी एक्स वाई डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन। ये एक्स कॉमा वाई कहीं भी हो सकता है, यहां 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 जहां मन हो, एक्स वाई प्लेन में वो कहीं भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि रिंग के लिए हमने जो फील्ड पढ़ी थी वो पढ़ी थी सेंटर पे और एक्सिस के पॉइंट्स पे, और इन दोनों रिंग्स का एक्सिस तो जेड एक्सिस पे होगा। मतलब यहां पर हमारा वो फंडा काम पूरी तरह से तो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब हमें यहां पे लॉजिकली ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स हम यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो पहला है बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन, राइट। बी एक्स वाई जो होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। अगर मैं प्लेन में कोई पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये क्या होगी? ये तो पहले इसके कारण होगी, राइट। इसके कारण क्या होगा? इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रहेगा डॉट में, और इसके बाहर रहेगा क्रॉस में, ठीक है। और अगर दूसरे लूप के कारण बात करो तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके कारण जो अंदर वाले पॉइंट्स है ना, अंदर वाले पॉइंट्स यहां हो या यहां पर हो, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्रॉस में, राइट। और बाहर वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा डॉट में। तो रेड के कारण मैं फिर से दिखा दूं, यहां पर होना चाहिए क्रॉस, बाहर क्रॉस,
अंदर क्रॉस डॉट ऐसा करके होना चाहिए, ठीक है। सो बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। लेकिन प्लेन में ऑब्वियसली बाकी जगह तो मुझे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। लेकिन जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए वहां पर तो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं रहेगी ना, तो ये पॉइंट है जो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए को फिलहाल छोड़ते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। बी एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स वाई थ्रू रेडियल डिस्टेंस आर। मतलब क्या ये रेडियल डिस्टेंस आर पे डिपेंड कर रहा है? रेडियल डिस्टेंस क्या हो गया? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, एक चीज का तो मैं अंदाजा लगा ही सकता हूं ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर होगी डिस्टेंस आर पे, सिमेट्री से क्या वो भी सेम मैग्नीट्यूड यहां पे, सेम मैग्नीट्यूड यहां पर ये होना चाहिए? बाय सिमेट्री आई कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ आर। ये आर मैं कहीं भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, यहां भी। मतलब मैं अगर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दूं ना, इस सर्कल के सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम रहेगी, ठीक है। मतलब ये आर पे डिपेंड करना चाहिए, राइट। ये एक्स वाई पे डिपेंड तो कर ही रहा है, लेकिन ये अगर मैंने आर को फिक्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी फिक्स हो जानी चाहिए। इसीलिए ये एक्स वाई पे तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन ये बेटर कहना होगा कि ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहां पर मुझे सही दिख रहा है। सी है बी एक्स वाई इज नॉन जीरो एट ऑल पॉइंट्स फॉर आर लेस देन आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे क्या मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है? इसकी गारंटी कौन लेगा? हम लोग लेंगे, देखते हैं। भैया हमने क्या किया यहां पे, हमने देखा भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। पहले I2 के कारण चेक करेंगे, I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? सेंटर पे। ड्यू टू I2, I2 के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जाएगी अंदर। I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आएगी बाहर। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट I2 बाय 2R, 2 इंटू 2R माइनस म्यू नॉट I1 बाय 2R। अब I2 क्या है? 2I1 से ज्यादा है, दैट इज वाई दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। मतलब I2 का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर जाएगा। तो मैं सेंटर पे अगर बात करूं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, राइट। सेंटर ऑफ द लूप पे द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टू बी क्रॉस। उसके बाद ध्यान से देखना, अगर तुम इस वाले वायर के पास आओगे ना, ये वाले वायर के पास, इसमें करंट कैसा है? ऐसा घूम रहा है। तो इसके अगर मैं इमीडिएट लेफ्ट में देखूं, इमीडिएट लेफ्ट में देखोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी आउट, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसी वायर के वजह से होगी। इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो दूसरे वाले का ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और इसके इमीडिएट राइट में देखोगे, बिकॉज करंट कैरिंग वायर अगर इस तरह से है, तो इस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए? डॉट में होनी चाहिए, और इमीडिएट राइट में होनी चाहिए क्रॉस में, ठीक है। तो यहां पर देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, और बाहर जाते जाते ये डॉट में आ गया। दैट मीन्स बीच में कहीं ना कहीं पक्का जीरो हुआ होगा। ये क्या था? अगर मैं एक्सिस में चेक करूं तो यहां नेगेटिव था और जाते जाते यहां पॉजिटिव हो गया, तो कहीं ना कहीं बीच में तो जीरो हुआ ही होगा ना। तो ऑप्शन क्लेम कर रहा है कि बी एक्स वाई इज नॉन जीरो एट ऑल द पॉइंट्स। गलत है, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है बी एक्स वाई इज नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम एक्स वाई प्लेन फॉर ऑल पॉइंट्स बिटवीन द लूप्स। लूप्स के बीच के जो पॉइंट्स है ना, वहां पे क्या हो रहा है? मतलब ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी? इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी? बाहर वाले लूप के कारण तो मैं देख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस वाले के कारण यहां पे क्रॉस में रहेगा, और I1 वाले के कारण चेक करके देखो, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डॉट में रहेगा और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में रहेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो फिर से क्रॉस में आ गया। तो मतलब यहां पे कैंसिल करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं आ रही है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रॉस
एट ऑल द पॉइंट्स इन दिस रीजन। तो ये रेडियली इनवर्ड होना चाहिए, मतलब रेडियली इनवर्ड नहीं कहेंगे, इनटू द प्लेन कहेंगे। तो BXY पॉइंट्स नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड यहीं पे ये गलत कर दिया, यहां पे इनवर्ड अगर होता तो सही होता। तो ये भी ऑप्शन हमें गलत दिख रहा है। ऑप्शन ए यहां पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से एम्बिगुअस है। मैक्सिमम लोग इसको करेक्ट बोलेंगे तो मान के चल सकते हो, बट एम्बिग्यूटी क्या है यहां पे वो मैं बता देता हूं। यहां पे कहा गया कि BXY इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। ये कह रहा है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं उन सारे पॉइंट्स का क्या होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इसके बीच में हमने देखा कि एक मतलब कई कई सारे पॉइंट्स होंगे इस बीच में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है तो वो उस पॉइंट पर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं रहेगी। जहां नॉन जीरो है वहां पे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन जिस पॉइंट पर जीरो है वहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से मुझे ये ऑप्शन थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है, राइट। सो ये एम्बिग्यूटी है जो मैंने फिलहाल बता दी। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको ऑप्शन ए को भी सही बोलेंगे, लेकिन एम्बिग्यूटी क्या थी आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं उन पॉइंट्स को भी ले रहा हूं ना XY प्लेन में, वो भी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पॉइंट्स में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसीलिए सही मायने में पूछो तो मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे, मतलब जो जेई अपने खुद का आंसर रिलीज कर रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा एम्बिगस है। अब इन्होंने अगर जहां पे नॉन जीरो है सिर्फ वहां का पूछा है तब तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर है, राइट। लेकिन एट एनी पॉइंट लिख दिया है ना, दैट इज वाई मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट एनी पॉइंट में वो भी सारे पॉइंट्स आ गए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, ज्ञान की वर्षा हो रही है ठीक ठाक। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पर एक प्लास्टिक की बॉटल है और हम प्लास्टिक की बॉटल को जब प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, ये वाटर का जो लेवल है यहां तक ये इस ट्यूब में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है ना यहाँ पे वो हो जाएगा थोड़ा सा कम, मतलब बॉइंट फोर्स हो जाएगी कम। दैट मीन्स इफ द बॉइंट फोर्स इज लेस तो ये ट्यूब नीचे डिप हो जाएगा। तो हमें बताना है भाई कौन से इंस्टेंट पे ये जस्ट नीचे जाने वाला होगा, मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर वाले कैप के साथ है वो हो जाएगी जीरो। मतलब यहां पर हमें करना ही है कि ट्यूब का जो वेट है ना नीचे mg, इसे बैलेंस करना है बॉइंट फोर्स के साथ। बॉइंट फोर्स क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। मतलब मान लो हमने इसे प्रेस किया, यहां पे जो वॉल्यूम बचा दिस वॉल्यूम लेफ्ट इज v, या v एयर, मान लो va बोलते हैं। कुछ वॉल्यूम ट्यूब का भी होगा जिसने वाटर को डिस्प्लेस किया, सो इट इज vt इंटू जी। दिस इज द नेट बॉइंट फोर्स एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन, और इसे मास ऑफ द ट्यूब इंटू जी के बराबर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा एक रिलेशन सारे फोर्सेस के बीच में, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है ना, सबको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डाल देते हैं ताकि लफड़ा ना रहे। Va तो नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब पता है 5 ग्राम और डेंसिटी है 2.5 इंटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ ट्यूब कितना दे रखा है, 5 ग्राम दे रखा है आई थिंक, 5 ग्राम इंटू जी। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ रहा है, क्या इसकी वैल्यू 3 cc आ रही है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर की वैल्यू 3 cc है, पहले वॉल्यूम थी 3.3 cc। मतलब जो वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ ना डेल्टा वी, ये हो जाएगा 3 माइनस 3.3 cc। तो ये वैल्यू आ रही है 0.-0.3 cc, मतलब रिडक्शन हुआ है। सो यहां पर वॉल्यूम इज वी नॉट माइनस डेल्टा वी। सो माइनस डेल्टा वी की बात करें, डेल्टा वी इज दिस मच, माइनस डेल्टा वी इज गोइंग टू बी 0.3 cc। तो x cc है तो x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0.3। ओके बढ़िया। और सेकेंड चीज है दैट हमने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे यहां पे प्रेस किया, तो उससे क्या होगा, ये जो एयर यहां पर है फॉर दैट एयर यू कैन से कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होगा।
राइट। यहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी यहां पर हमें मिलेगा। मतलब इस एयर के लिए जो पीवी की वैल्यू है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। नहीं, तो इनिशियल प्रेशर जो यहां पर था दैट वाज 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। इनटू जो इनिशियल वॉल्यूम थी, वो वॉल्यूम कितनी थी? वो थी 3.3 सीसी। फाइनली जो प्रेशर हुआ वो पी हो गया और जो वॉल्यूम हो गया वो 3 सीसी हो गया। तो फाइनली जो प्रेशर की वैल्यू आएगी ना, वो प्रेशर की वैल्यू कितनी आ रही है? फाइनली प्रेशर की वैल्यू आ रही है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो प्रेशर में जो चेंज हुआ ना, डेल्टा पी कितना हो जाएगा? डेल्टा पी होगा ये फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, तो वो हो गया 0.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल हो गया, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। बढ़िया। और डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कितना इंटू 10 टू द पावर 3 है? दैट इज 10। सो दिस आंसर विल कम आउट टू बी 10। ओके, सो 9, 8, 7 और 8 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए ये जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, इसमें है कि देयर इज अ बॉब ऑफ मास 0.1 kg और उसको हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है और यहाँ पर स्ट्रिंग थोड़ी सी स्लैक है, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको इंपल्स दिया है, इंपल्स इज इक्वल टू 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इंपल्स डिवाइडेड बाय मास, जो यहां पर आ रही है कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये यहां से यहां तक आएगी। इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के टॉट होने के पहले तक v रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। मुझे यहाँ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम वाला एक और क्वेश्चन पेपर 1 में भी था। सो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और j की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मास विच इज 0.1, वेलोसिटी विच इज 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 0.9। तो ये वैल्यू आ जाती है फाइनली 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो j की जो वैल्यू है ना, ये आ जाती है 0.18। स्ट्रिंग के टॉट होने के बाद क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर ये जो एंगल है, दिस एंगल फॉर्म्ड इज थीटा, राइट। तो हमें देखना है कि वेलोसिटी का यहां पे कौन सा कंपोनेंट सरवाइव करेगा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग तो खत्म हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल गो अवे, मतलब ये था v sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये होगा 90 माइनस थीटा, दिस विल आल्सो बी 90 माइनस थीटा। v cos थीटा इज गोइंग टू सर्वाइव, राइट। सो v cos थीटा अगर सर्वाइव करेगा तो पहले cos थीटा हम निकाल लेते हैं, क्या है? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.9 डिवाइडेड बाय 1, तो cos थीटा आ गया 0.9। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट यहां पे बच रहा है ना, दैट इज 0.9 इंटू 2 विच इज 1.8 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया। सो 1.8 है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हाफ इंटू मास हो गया 0.1 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर हो गया 1.8 का स्क्वायर, राइट। सो दिस वैल्यू इज व्हाट? 18 स्क्वायर बाई 2, मतलब ये हो गया 18 इंटू 9, 16.2 इंटू 0.1, 0.162 जूल। तो k की वैल्यू आ गई कितनी? 0.162, राइट। ये सिंपल इंपल्स मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। स्ट्रिंग इंपल्स की यहाँ पे एग्जैक्टली जरूरत भी नहीं थी, बस हमें जानना था कि टॉट होने के बाद वेलोसिटी सिर्फ ये वाली बचेगी, ये वाली खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट देयर इज अ लैम्प जिसे हमें पूरी तरह से रजिस्टर मानना है। क्यों? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है assume that there is no inductive load in the circuit, ठीक है। इंडक्टिव लोड नहीं है मतलब इंडक्टेंस सर्किट में नहीं है, मतलब लैम्प हैज टू बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टेंस। ये कैपेसिटेंस है, तो मान लो यहां से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो आई आर किस तरफ जाएगा?
आई आर आएगा इस तरफ, जिसकी वैल्यू दे रखी है आरएमएस में 100, और आई इंटू एक्सी नीचे आएगा, और फाइनली ये जो सोर्स का वोल्टेज है, दिस सोर्स वोल्टेज विल बी ओवर हियर 200। तो यहां से ये एंगल तो हम तुरंत चेक कर सकते हैं, यही एंगल फाई होगी ना, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। ठीक है, सो आई एक्सी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी रूट ओवर 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, विच इज 100 रूट 3। 100 रूट 3 अगर आई इंटू एक्सी हो गई, तो यहां पर एक और चीज देख सकते हो कि आई स्क्वायर आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब पावर डिसिपेटेड इज 500 वॉट्स, तो दोनों का रेशियो ले लोगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर्स। तो यहाँ पे आई को अगर 5 पुट कर दोगे तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 20 रूट 3, और एक्सी है 1 बाय ओमेगा सी, राइट। ओमेगा है 100 पाई, और सी की वैल्यू है, ये तो निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और एक्सी की मतलब आई एक्सी की जो वैल्यू है ना, दैट इज 100 रूट 3। तो मतलब इसमें एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 20 रूट 3, यहां से सी निकाल लो, सी हो गया 1 बाय 2000 पाई रूट 3, और जो पाई रूट 3 है इसको लगभग 5 लिख सकते हैं, तो ये 1 बाय 10 टू द पावर 4 हो गया, यानी कि 100 माइक्रो फराड। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइक्रो फराड, और फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 60। ठीक है, सिंपल एसी का क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप सभी लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यहां पे ये दिखा है कि इस लूप में कोई भी नेट फ्लक्स क्रिएट नहीं होना चाहिए। यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इस लूप के थ्रू, और उसके वजह से यहां पे फ्लक्स भी क्रिएट होगा। लेकिन इस लूप को इतना करंट प्रोड्यूस करना है ताकि वो इसके फ्लक्स को कर दे कैंसिल पूरी तरीके से। पहले इसने कितना फ्लक्स क्रिएट किया वो देख लेते हैं। उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब। इसने इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की होगी, और इंटू पाई ए स्क्वायर कर देना, ये हो जाएगा इसके थ्रू फ्लक्स जो ये क्रिएट करेगा। लेकिन इसका काम है ये खुद में करंट लाकर, राइट, ये खुद में करंट लाएगा और इस वाले फ्लक्स को करेगा कैंसिल। तो इसमें करंट अगर आई है, इसकी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगी, दैट वी डोंट नो, जो भी एल मान लेते हैं। तो यहां से आई की प्रोपोर्शनैलिटी बस हमें देखनी है, क्या वो m बाय आर क्यूब हो रही है, मतलब ऑप्शन ए, काफी सिंपल था। और सेकंड केस में वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस आर। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो ना, यही होता है ना, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का वर्क, और ये वैल्यू होती है माइनस मैग्नेटिक मोमेंट डॉट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डॉट बी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, आई इंटू पाई ए स्क्वायर, राइट। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो बी होगी, तो बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, और यहां पर एक माइनस साइन तो था, और बिकॉज दोनों के बीच में एंगल, ये जो करंट यहां पे आएगा वो अपोज कर रहा होगा इस मैग्नेटिक फील्ड को, हेंस विल हैव अ cos 180 ओवर हियर। cos 180 इज -1, तो ये जो वर्क होगा ना, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई इंटू एम बाय आर क्यूब के। आई की वैल्यू एम बाय आर क्यूब ऑलरेडी है, राइट। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो होती है ये एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 6 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें एक बड़े से कंटेनर जिसमें वॉल्यूम वी नॉट और वी नॉट दोनों पार्टीशन का है, और यहां पे एक मूवेबल पिस्टन हमने डाल के रखी है। तो हमने जैसे हीट किया तो ये वाला पार्ट मूव करके इधर आ जाएगा, मतलब इसका वॉल्यूम हो गया वी नॉट बाय 2। तो इस पार्ट को तो हीट मिला नहीं बिकॉज दिस इज इंसुलेटेड। तो यहां पर जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस इज
एडियाबेटिक, राइट। सो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि अगर इस पार्ट का टेम्परेचर मान लो बाद में टीआर हो गया, सो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या बोलते हैं, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सीपी हमें 2R सीवी 2R दिया हुआ है, सीपी हो जाएगा 3R, गामा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो सिंपल सी बात है, ये टी नॉट वी नॉट टू द पावर हाफ, इसे हम लिख सकते हैं टी आर, वॉल्यूम हो गया कितना, वी नॉट बाई टू द पावर हाफ, राइट। तो टी आर की जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आ जाती है √2 T0, राइट। टी आर की वैल्यू हो गई √2 T0। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां पर ये इक्विलिब्रियम में आएगा, दोनों साइड्स का प्रेशर अब हो जाना चाहिए इक्वल, राइट। तो अगर मैं प्रेशर के लिए भी ये फंडा लगाऊं, सो इनिशियल प्रेशर अगर दोनों साइड पे मान लो P0 था, जैसे मान लेता हूं, तो बाद का प्रेशर P हो गया, तो मैं P को क्या कह सकता हूं, P V0 टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू, बाद पहला P0 था, बाद में P रह गया, तो P V0/2 टू द पावर 3/2, ठीक है। सो P की वैल्यू हो गई 2√2 P0। दिस इज द फाइनल प्रेशर, और ये फाइनल प्रेशर दोनों साइड का सेम रहेगा बिकॉज द पिस्टन हैज टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। सो ये कंडीशन यहां पे हमें इस तरफ मिल रही है, बढ़िया, ओके। उसके बाद मैं यहां पे देख सकता हूं कि हमें टी एल की वैल्यू, मतलब क्योंकि टी आर बाय टी नॉट यहां पर पूछा गया है, तो टी आर बाय टी नॉट तो चलो अच्छा, ये तो हमने निकाल ही लिया है। टी आर बाय टी नॉट कितना आ जाएगा, यहां से ये वैल्यू √2 हो गई ना, तो आंसर यहां पर √2 हो गया। एंड व्हाट इज क्यू, क्यू, हाँ मतलब हमने हीट सप्लाई किया इस सिस्टम को क्यू, तो क्यू बाय आर टी नॉट की वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, हमने लेफ्ट साइड को यहां पर हीट क्यू दिया, तो मैं क्यू को लिख सकता हूं डेल्टा यू फॉर द लेफ्ट साइड प्लस वर्क डन बाय द लेफ्ट साइड, ठीक है। इस पिस्टन की बात करें तो इस पिस्टन पर लेफ्ट साइड ने थोड़ा वर्क किया होगा, थोड़ा राइट साइड ने वर्क किया होगा, लेकिन पिस्टन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं, बहुत ही स्लोली मूव किया। तो यहां पर डब्ल्यू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस ऑफ डब्ल्यू आर। तो मुझे इसको लिखना चाहिए डेल्टा यू लेफ्ट माइनस डब्ल्यू आर। और राइट साइड में अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो डेल्टा क्यू ऑन द राइट साइड शुड बी 0। डेल्टा क्यू ऑन द राइट साइड क्या हो जाएगा, डेल्टा यू ऑन द राइट साइड प्लस वर्क डन ऑन द राइट साइड, ठीक है। सो वर्क डन ऑन द राइट साइड इज माइनस डेल्टा यू आर, इसको वहां पे पुट कर दो, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा यू ऑन द लेफ्ट साइड प्लस डेल्टा यू ऑन द राइट साइड, बढ़िया। अब हमें बस दोनों वैल्यूज निकाल लेनी है, हमारा काम हो गया। डेल्टा यू ऑन द लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, सिंपल सी वैल्यू होती है पीवी बाय आर इंटू सीवी बाय आर इंटू पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, ठीक है। और सेम फॉर्मूला हम लगा लेंगे राइट साइड के लिए भी। सो लेफ्ट साइड के लिए क्या हो जाएगा, सीवी बाय आर इज 2 इंटू पी एफ वी एफ, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर जो हमने कैलकुलेट किया, ये था 2√2 पी नॉट इंटू वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट फाइनली हो गया 3V0/2 माइनस इनिशियल प्रेशर पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। सो दिस इज डेल्टा यू फॉर द लेफ्ट साइड। सिमिलरली डेल्टा यू फॉर द राइट साइड निकालोगे तो ये हो जाएगा सीवी बाय आर विच इज अगेन 2, चलो 2 ही लिख देता हूं। फाइनल प्रेशर कितना हो गया 2√2 पी नॉट, फाइनल वॉल्यूम हो गया V0/2, इनिशियल प्रेशर ये, इनिशियल वॉल्यूम ये। और हमें अगर Q की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें यहां पर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। इन दोनों पार्ट्स को यहां पे ऐड करोगे, राइट। और एक चीज हमें किसी भी साइड के लिए यूज करनी है, दैट P0 V0 की वैल्यू ना nRT0 होनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में जो, बिकॉज मुझे फाइनल आंसर RT0 के फॉर्म में चाहिए, तो जब मैं इन दोनों को यहां पर ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट आर यू गेटिंग, इन दोनों को ऐड करने पे
हमें 4√2 तो है ही, प्लस यहां पर 2 भी ऐड हो रहा है, सो दिस इज 8√2 माइनस 2 पी नॉट वी नॉट, और पी नॉट वी नॉट को हम आर टी नॉट भी लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है एक साइड पे, तो यहां से Q बाय आर टी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, ये 2 टाइम्स 4√2 माइनस 1 हो जाएगी ना। यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अरे रे रे एक गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर ये वैल्यू होनी चाहिए थी 4, तो हम यहां से 4 ले लेंगे एलसीएम में, सो दिस इज 2√2 माइनस 1। 4 क्यों होगा भाई, यहां तो 2 है ना, दोनों के पहले 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा, सो फाइनली आंसर आ जाएगा 4√2 माइनस 1, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एक बार मेथड तो जरूर देख लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर एक सेटअप दिया हुआ है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का मेजर करना है, इस ये वाले सेल का जिसका R1 है, एंड इट्स अ मीटर ब्रिज वायर ऑफ रेजिस्टेंस 50, मतलब ये 100 सेंटीमीटर का वायर होगा, राइट, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 50 ओम्स, ठीक है। ये वाला सेल है, रेजिस्टेंस ऑफ एक R0/2 यहां पे कनेक्टेड है, E/2 का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, राइट। गैल्वेनोमीटर को सर्किट में हमने यूज किया, इफ द नल पॉइंट इज फाउंड एट 72, नल पॉइंट 72 पे, मतलब इस वाले लूप में, मतलब वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैं अगर सर्किट को रीड्रॉ करूं तो मुझे दिख जाएगा यहां पर ये वाला R1 रहेगा, ठीक है, और यहां से एक बैटरी बनेगी R की, यहां पे गैल्वेनोमीटर है बट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा करंट ही जीरो कर देंगे, यहां पे एक R0/2 है, राइट, ओके, और इतना पोर्शन 72 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर 100 सेंटीमीटर का 50 है तो 72 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 36 हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर ये आ जाएगा 14, R0/2, R0 दी हुई है कितनी 50, तो ये हो गया 25, ठीक है, और E की वैल्यू यहां पर ये है और ये है E/2, इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस बात पे ध्यान देना। सो हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, तो मान लो मैंने इसको नोडल से सॉल्व करने की कोशिश की, इसको मैंने रैंडमली 0 ले लिया, तो ये कितना होना चाहिए था, E/2, ठीक है, क्योंकि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ओके, तो चाहो तो यहां से भी मतलब इसमें तुम करंट निकाल सकते हो, इस वाले ब्रांच में करंट कितना आ जाएगा, E/2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 14, मतलब 39, ठीक है, और इस वाले ब्रांच में कितना करंट आ जाएगा, यही फ्लो करना चाहिए, तो अगर मैं एक बार आउटर लूप में एक चक्कर लगा लूं तो शायद मुझे वहां से आंसर मिल जाना चाहिए, या फिर यहां से यहां आ जाओ घूम के, ठीक है, सो आउटर लूप में चक्कर लगाओगे तो मान लो यहां से शुरू करते हैं, ऐसे घूमते हैं यूं करके, सो इट इज व्हाट 14 इंटू आई प्लस 25 इंटू आई, आई इज द करंट जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, फिर प्लस IR1 माइनस ई प्लस 36i, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और आई की वैल्यू ना E/78 यहां पे हमें बस पुट कर देना है, राइट, जैसे आई की वैल्यू पुट करोगे यहां से R1 कैलकुलेट हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी 3 ohms, तो ये आंसर आ जाएगा 3 ohms, राइट, बस फंडा ये था कि करंट विल ओनली सर्कुलेट इन द आउटर ब्रांच, और उसके हेल्प से हम आराम से एक ही बार किरचॉफ लॉ लिखेंगे एंड दैट विल गिव अस द आंसर। तो इस वाले में क्या करना था, आई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी थी, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स 3ms एंड 6ms, ये मान लो एक स्टार है, ये है दूसरा स्टार, ms क्या है, मास ऑफ द सन, ठीक है, सो दिस इज 3ms एंड दिस इज 6ms,
राइट। डिस्टेंस है दोनों के बीच में 9r। पहले ढूंढो कि दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, बिकॉज दे विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, राइट। बहुत इजी है। ये अगर डिस्टेंस मैं कहता हूं x, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 9r माइनस एक्स, ठीक है। सो मैं सीधा लिख सकता हूं 3ms इंटू एक्स इज इक्वल टू 6ms इंटू 9r माइनस एक्स। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6r के बराबर। मतलब ये सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6r फ्रॉम दिस स्टार। इस बाइनरी स्टार सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, यहां से हम कह देंगे कि दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ओमेगा। 6ms के लिए लिखेंगे, सो 6ms इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3r। इसकी वैल्यू हो जाएगी g इंटू 3ms इंटू 6ms डिवाइडेड बाय 9r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ओमेगा निकाल लो और टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से 6 और 3, ये 6 और 3 तो मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक एमएस भी यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, वो आ जाएगी g इंटू एमएस डिवाइडेड बाय 9r का स्क्वायर, 81r स्क्वायर, तो ये हो गया 81r क्यूब, राइट। और यहां पे अगर इस केस में टाइम पीरियड निकालनी हो, ये nt है, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो जाएगी 2 पाई रूट ओवर 81r क्यूब बाय जीएमएस। और बोला है कि अर्थ के केस में, अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमती है तो सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट सन के सेंटर पे होता है। तो यहां पर अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो ये बहुत ही सिंपल है। इफ दिस इज ओमेगा 1, तो मैं कहूंगा अर्थ का मास इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज r, सो m1 ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू g मास ऑफ द सन इंटू m डिवाइडेड बाय r क्यूब, r स्क्वायर। फोर्सेस को बैलेंस कर दो और यहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय ओमेगा 1। तो t की जो वैल्यू है ना, वो आती है 2 पाई रूट ओवर r क्यूब बाय जीएमएस। तो यहां पे अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, वो आ जाएगी कितनी, 9, ठीक है। बस यहां पे डिस्टेंस मुझे लग रहा था कि r इज द सन्स रेडियस, वो नहीं है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। काम हो गया, ओके। और लास्ट केस है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल p q and r आर ep eq and er, ठीक है। तीन मेटल्स है p q और r, काइनेटिक एनर्जीज ep eq और er है, तो ep इज 2eq इज 2er, मतलब ये दोनों तो बराबर ही होंगे। इसको मान लो मैं ई नॉट कहता हूं, ये भी ई नॉट हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 2e0। और ये कहा गया है सेम सोर्स इज यूज्ड फॉर मेटल्स p एंड q। तो p और q पे जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये दोनों बराबर होगी ना, ये f1 तो ये भी f1 होगी, ये वाली कुछ और हो सकती है, मान लेते हैं f2। तो हम लिखेंगे hf1 माइनस फर्स्ट का वर्क फंक्शन कितना है 4, ये हो जाएगा 2e0। hf1 माइनस 4.5 इज इक्वल टू e0 और hf2 माइनस 5.5, ये भी हो जाएगा e0। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज्ड फॉर r, मतलब इस वाले के लिए मुझे hf2 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इजी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर हम माइनस करते हैं, सो व्हाट आर वी गेटिंग, मान लो 1 माइनस 2 करते हैं, सो हमें मिल जाएगा LHS में मिल जाएगा -4, मतलब ये 0.5 EV इज इक्वल टू E0। यहां पे 0.5 पुट कर दो, HF2 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से HF2 की जो वैल्यू है ना, वो कितनी आ रही है
6 eV। तो R पर जो फोटोन इंसिडेंट होगा उसकी एनर्जी हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इन ईवी पूछ रहा है, सो दिस आंसर वुड बी 6। क्लियर? तो ये डिस्कशन थी मेरे साइड से। आई होप एवरीवन एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लास्ट में मैं फिर से कहूंगा दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, और जो लोग भी जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का जेई बहुत अच्छा गया एंड सभी लोग बहुत अच्छे रैंक के साथ जेई एडवांस को क्लियर कर रहे हैं। ऑलराइट, विद दीज विशेस मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक्स अ लॉट।